ये वाक्य से हमने शुरुआत किया था इस खोज को। डार्विन का सिद्धांत अब एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक तथ्य है। सर विलियम जूलियन हक्सली के द्वारा बताया गया एक तथ्य है। मतलब एक एक ऐसी स्टेटमेंट, एक वाक्य है जो कह रहे हैं कि डार्विन का एक थियरी नहीं है परंतु वो एक फैक्ट, तथ्य है करके कह रहे हैं। तो उसके ऊपर जब हमने चर्चा किया या उसकी खोजबीन किया तो प्रथम बात हमारे सामने प्रकट होता है कि एवोल्यूशन इज नॉट ए साइंटिफिक थियरी, इट इज अ फिलोसॉफिकल बिलीफ। ये जो विचार को ही मैं आपको इतिहास के मदद से साबित कर रहा हूं कि देखिए कि ये एक साइंटिफिक विचार नहीं है, साइंटिफिक थियरी नहीं है, परंतु ये एक फिलोसॉफिकल बिलीफ है। क्रमिक विकास एक दार्शनिक तत्व ज्ञान संबंधी धारणा है। दूसरा हमने देखा कि एवोल्यूशन हैज इट्स रूट्स इन एंशिएंट फिलॉसफी। क्रमिक विकास की जड़ प्राचीन दर्शन में आपको मिलता है। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रथम बार इस ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उनका जो किताब को लिखते समय उसका पहला 5 प्रस्तावना में उसने ऐसा प्रकट किया कि वो खुद ये सारे विचार को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, परंतु उसके ऊपर बहुत बड़ी दबाव पड़ी, तो जिसके कारण उसने अपने 1888 में अपना 6वें प्रकाशन को, संस्करण को करते 6th एडिशन में उसने प्रस्तावना में कुछ बातें लिखा जिसमें वो इस प्रकार की, कल मैंने वो बात आपको बताया, इस विषय पर शास्त्रीय लेखकों में होने वाले बदलावों के बारे में संकेत किया, जैसे अरस्तुस, अरिस्टोटल और बफोन करके जो है, इन लोगों के बारे में वो बताता है और भी लोगों के बारे में बताता है। तो उसके ऊपर जो दबाव पड़ी थी उसके कारण उसने 6वें प्रकाशन में, उस संस्करण में उसने क्या किया था, 22 विज्ञानियों के नाम को जोड़ दिया था जो पहले 5 एडिशन में नहीं था। इसलिए आपके पास यदि फर्स्ट 5 एडिशन रहा तो आपको ये जानकारी नहीं मिलेगा, परंतु 6th एडिशन जब वो जिंदा था 1888 में, 1888 में 6th एडिशन प्रेफेस में उसने 22 साइंटिस्ट का नाम को इस्तेमाल करता है, मतलब उसमें जोड़ दिया। ओके, कल हमने यह देखा प्राचीन भारत में उत्पत्ति की बहस। मतलब ये जो विचार, ये तत्व ज्ञान जो है, ये यूनानी लोगों के पास पहुंचने के पहले, इंग्लैंड में रहने वाला डार्विन के पास या उनके पूर्वज के पास पहुंचने के कई हजार साल पहले भारत देश में इसके प्रकार, इसके प्रति बहुत ही गहरी ज्ञान और समझ थी, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग था, जिसको मैंने कल आपको कई लोगों के मतलब उनके किताबों में से, ऋग्वेद से, अनेक हमारी जो शास्त्रों में से आपको मैंने सबूतों को पेश किया। तो ये चित्र को ध्यान रखिए, भारत देश में से मिस्र देश गया या बाबिलोन गया और बाबिलोन से फिर वो यूनानी देश में गया, ग्रीस में गया और ग्रीस में से यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में गया जहां पर डार्विन रहता था। ओके, तो पहला उनका जो ये जो प्रकृतिवाद या जिसको अपन क्रमिक विकास करके कहते हैं, तो ये असल में कैसे आरंभ हुई थी, द रेज ऑफ पैंथीइस्टिक एवोल्यूशनिस्ट्स, सर्व ईश्वरवाद विकासवादियों का उदय। मतलब उनके ज्ञान और विचार, सारी बातें, सारी प्रकृति भगवान है, ईश्वर है करके मानने वाले उन विकासवादियों के उदय के द्वारा ही करके हमने देख चुके हैं। कल मैंने ये सारी बातें बताया आपको, सिंपल रिवीजन कर रहे हैं। द यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड रिपीटेडली, ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत बार बार होता है। और फिर त्रिमूर्ति का जो अवधारणा जो बताया, बनाने का तत्व, रक्षा करने का तत्व और नष्ट करने का तत्व, और ये बात बार बार होते जाता है करके हमने देखा। और हिंदू कॉस्मिक एवोल्यूशन, हिंदू ब्रह्मांडीय विकास के बारे में क्या क्या देखा, 5 महत्वपूर्ण जो विचार है या सिद्धांत है जिसे हमें समझना जरूरी है। ब्रह्मांड चक्रीय है, द यूनिवर्स इज साइक्लिकल। परमाणु कण गति द्वारा बनाया जाता है, मोशन कॉजेस एन एटॉमिक पार्टिकल टू अपीयर। तीसरा, कण अंडा फैलता है और फट जाता है और ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पार्टिकल और द एग एक्सपैंड्स एंड एक्सप्लोड्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स। और चौथा है, इससे एक विकासवादी प्रगति कणों से दार्शनिकों तक होता है। आउट ऑफ दिस देयर इज एन एवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन फ्रॉम पार्टिकल्स टू फिलोसोफर्स। और पांचवा है, इस प्रक्रिया के लिए अरबों साल लगते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये पांचों जो तथ्यों को या इन सिद्धांतों को जब आप देखते हैं, आपके
जब इसको देखते ही सुनते ही समझ में आता है कि ये डार्विन के द्वारा पेश किया गया एवोल्यूशनरी थियरी के बिल्कुल संबंधित या उस पर आधारित या उसी के समान शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है। वैसे तो उल्टा है, डार्विन का तथ्य या उसका सिद्धांत इन विकास विचार के ऊपर या सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जिसको अभी अपन पढ़ रहे हैं। और भी महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया, कर्म पर आधारित पुनर्जन्म, सरल रूप से जटिल रूप, जीवन का पेड़ और निर्जीव से सजीव, ये सब कुछ आपको ईसा पूर्व में ही भारत देश में कई अपने तत्वज्ञानियों के शब्दों और उनके द्वारा लिखा गया किताबों शास्त्रों में आपको इसका सबूत मिलता है। ठीक है, अभी हम उसका परिणाम को भी देखना चाहते हैं कि जैसे भारत देश से ये विचार विश्व भर फैला है, जिससे कल मैंने आपको जैसे कि जाति भेद के बारे में हम देखते हैं, जो केवल भारत देश में ही आपको जाति भेद मिलता है, बाकी देशों में आपको नस्ल भेद मिलता है, मतलब रेसिज्म करके इसको कहते हैं। आप सभी को पता है, चित्र देखकर आप समझ रहे हैं कि जो जॉर्ज फ्लॉयड करके एक काला व्यक्ति है, ब्लैक अमेरिकन है, उसको किस रीति से पुलिस वालों ने उसको गले दबाकर 4 लोग उसको पकड़कर उसको मार डाले हैं और उसके ऊपर किस प्रकार का कार्रवाई हुई और अमेरिका देश में क्या क्या आंदोलन हुआ है, वो सारी बातें देखते हैं। तो यहाँ पर एक बुढ़ी औरत है, एक स्लोगन के साथ पार्टी के साथ बड़ी कड़ी है, रेसिज्म इज द ओरिजिनल अमेरिकन पैंडेमिक। मतलब हम जो सोचते हैं कि विश्व की कई देशों में, पश्चिमी देशों में बहुत उन्नति है, बहुत प्रगति है, वो लोग हमसे बहुत आगे सोचते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, परंतु रेसिज्म वहां से खत्म नहीं हुआ है और पूरे विश्व में ये नस्लवाद या नस्ल भेद जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि कल मैंने हिटलर की भी कुछ बातें आपको कहा था, तो इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। इसका जड़ है एवोल्यूशन थियरी है, रेसिज्म का जो जड़ है वो एवोल्यूशन थियरी है, और उसके एवोल्यूशन थियरी जो जिस पर आधारित है उसी में से ये सब बातें प्रकट हुआ है। This racism became one of the foundations of Hitler's final solution. यहूदियों को संपूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए हिटलर ने जब सोचा था, तो उन्होंने उसके लिए नाम दिया था द फाइनल सोल्यूशन। यहूदियों के खिलाफ हिटलर के अंतिम समाधान। उनको क्या करे, वो लोग बहुत बड़ा कीड़े के समान है। हिटलर यहूदियों को इस तरह, इस नजर से देखता था कि जैसे एक कीड़ा रहता है, एक मकोड़ी रहती है, एक कीटाणु रहती है, जैसे हर पदार्थ को नष्ट कर देता है, अंदर ही रह के पूरा खोखला कर देता है, जैसे एक जो दिमक रहती है, उस तरह से वो यहूदियों को देखता था कि देश की आर्थिक व्यवस्था को या देश की संस्कृति को, हर जो चीज को, उन्नति को अंदर से खाकर खोखला करने वाला, नष्ट करने वाला ऐसा एक कौम है यहूदी कौम करके समझकर उनके विरोध में जो कार्य उसने किया था, जिसको ही अंतिम समाधान या फाइनल सॉल्यूशन करके कहते हैं, उसमें लाखों यहूदी लोगों को उसने मार डाला था। उनके जाति को, कौम को ही खत्म करने के हिसाब से उन्होंने उनको ढूंढ ढूंढ कर पूरे यूरोप में जहां जहां वो फैले हुए थे, हर देश में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उन्हें पकड़कर उनको उन्होंने मार डाला था। इसका जो आधार है, बहुत सारा कारण है, उसमें एक प्रथम कारण है नस्लवाद, रेसिज्म। मतलब अपने आप को हिटलर हमेशा एक आर्य कहते थे, मैं एक आर्य हूं, और उनका जो चिन्ह भी आप लोगों को मैंने काफी बार समझाया हूं कि स्वस्तिका जो है उनका चिन्ह है। उन्होंने ये सारी चीजें, नाजीज्म जो है भारत देश से गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ये हिटलर तक यूरोप में पहुंचने के पहले ही वो कुछ और जगह में जाके आया। आज उस पूरा रास्ते को हम लोग ढूंढेंगे, कहां कहां गया, कौन कौन महत्वपूर्ण लोग हैं कि ये जो भारत देश के इस सिद्धांत को, इवोल्यूशनरी थियरी को, वो उस ब्रह्मांड अपने आप में निर्माण कर दिया या पहले से वो अस्तित्व रहा, सनातन रूप में था, इस विचार को कौन कौन लोग ने स्वीकार किए, कहां से स्वीकार किए, और यूरोप में वो कैसे पहुंचा, कब पहुंचा है, उसको अपन आज पढ़ेंगे। ओके, भारतीय विचार पश्चिम चले जाता है। पहले आपको ये चित्र देखी, आपको कुछ बातें याद आ रहा होगा। हमारे देश के एक बहुत बड़ा एक संस्था है, संगठन है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। उनका एक मानना है, और उनकी विचारधाराओं के अनुसार चलने वाले लोगों का भी ये मानना यह है कि अखंड भारत,
अखंड भारत का मतलब ये है कि आज 15 जो देश है जो हमारे देश से जुड़े नहीं है, वो अलग अलग अपना अपना स्वयं स्वराज्य में रहते हैं, वो सब एक जमाने में भारत के अंतर्गत था। इसलिए हमारा जो दर्शन ये होना चाहिए कि ये सारा देश अपने पास में वापस जुड़ना चाहिए। मतलब वो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाजू में बैठा जो पाकिस्तान है, तिब्बत है, नेपाल है और चीन की कई जो जगह है और अफगानिस्तान है और उसमें और छोटे छोटे जो देश आसपास में बने हुए हैं और एंटायर साउथ ईस्ट एशिया करके जो बोलते हैं, दक्षिण पूरब आसिया करके जो कहते हैं, उन एंटायर कंट्रीज जो है अप टू पापुआ न्यू गिनिया और कुछ कुछ चित्रों में तो आपको यह भी मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया भी वो भारत देश में ही था। तो ये अखंड भारत एक चित्र मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये अनेक समयों में कई राजाओं के राज्यों के हिस्से में वो रह चुका है। मतलब उसमें संपूर्ण बात गलत नहीं है, परंतु उनका एक छोटी सी और बहुत मेजर एक डिफेक्ट है, वो है कि भारत करके कोई देश या साम्राज्य नहीं था। विभिन्न साम्राज्य रह चुके, विभिन्न राज्य थे और सबका भाषाएं अलग रहा। अभी अशोका के समय, तो अशोक सम्राट के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बातचीत करते हैं। उनके समय में पाली भाषा बहुत ही केंद्र स्थान दिया गया था। तो हर राजाओं का अपने विशेषताएं, संस्कृति, भाषाएं, कौन सी कला और कौन सी संगीत की कौन सी समय में वो अपने अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने उन बातों को फैलाया या दबाया। तो इसको अब कुल मिलाकर सभी राजाओं को एक साथ पकड़कर एकजुट में डालकर ये अखंड भारत की जो नक्शा है करके कहेंगे तो वो सही नहीं हो सकता है। बुद्धिमान लोगों ने ऐसा नहीं कर सकते हैं, सोचने वाले लोग इसको सोचना है। फिर भी भारतीय जो संस्कृति और विचार कई देशों में फैल गया था। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम यूरोप में भी हमारा है करके उसको भी हमारे देश के अंदर नहीं ला सकते हैं, परंतु यहीं से बहुत सारी चीजें शुरुआत हुई थी। उसको हम एक सत्य के रूप में, ऐतिहासिक सबूत के रूप में हमें समझना है। ठीक है, भारत देश से जो कल मैंने आपसे बताया था, उन सारे जो विचार और भी बहुत सारे सबूत हैं हमारे किताबों में, शास्त्रों में, वो सारी जो ज्ञान और तत्व ज्ञान यहां से निकलकर ये जो रूट में बता के आपको दिखा रहा हूं इस नक्शे में, इस मार्ग से गया। तक्षशिला, नालंदा, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय वो जमाने में थे और एक विशेष प्रकार की जो शिक्षक थे उनको जिम्नोसोफिस्ट करके कहते हैं अंग्रेजी में। मतलब वो अपने भाषा में कहना तो योगी लोग हैं, आधा वस्त्र या निर्वस्त्र में रहने वाले नंगे साधु लोग हैं। इन इलाकाओं में घूमते थे और उनका काम ही यही था कि और जो तत्व ज्ञानियों के साथ में या लोगों के सामने जाकर वो प्रचार करते थे, वो डिबेट करते थे, बहस करते थे। और तो ये सारी विचार पहले बाबिलोनिया में, मतलब मेसोपोटामिया में आया। बाबिलोन भी एक बहुत ही प्राचीन एक शहर है, उनका भी संस्कृति काफी प्राचीन है, परंतु भारत देश से प्राचीन नहीं है। पहले भारत देश का ही संस्कृति और इतिहास शुरुआत का है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाबिलोन के एक सभ्यता की आरंभ हम देखते हैं, सुमेरियन उसके पहले, उसके बाद में बाबिलोनिया, उसके बाद में मिस्र, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और फिर बाकी जगहों में भी लोग फैलने लगे करके हम ऐतिहासिक रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये तत्व ज्ञान जो है पूरब दिशा से पश्चिम की ओर जाने लगा, क्योंकि वो समय में ऐसा कोई रुकावट, रोक टोक नहीं था कि कोई भी ज्ञानी लोग जो रहते, तत्व ज्ञानी लोग इधर उधर से जा सकते हैं। फिलोसोफर्स एक जगह में रहते नहीं है। तो ये चित्र को थोड़ा मन में रखिए कि कैसे ये यूरोप में पहुंचा है। पहले एशिया के कई जगहों में फैलने के बाद वो यूरोप में पहुंचा। ठीक है, पहला व्यक्ति है इस चर्चा में पैथागोरस। पैथागोरस को हम कैसे जानते हैं? जितने भी लोग अपन 9वीं 10वीं में पढ़े, पिथागोरस, पैथागोरियन थियरम या पैथागोरस थियरम करके कहते हैं। वो अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है, पाइथागोरस कहते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। पाइथागोरस जो है वो एक 6वीं शताब्दी का व्यक्ति था, 6th सेंचुरी बीसी में रहा। ये ईसा पूर्व की बात अपन कह रहे हैं, यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले की घटना है ये। ओके, पैथागोरस कौन था उसके बारे में कुछ जानेंगे और उसका विचार, उसके शिक्षण के बारे में समझ लेंगे। पैथागोरस एक भटकने वाला छात्र के रूप में मिस्र गया, जहां उन्होंने विभिन्न पुजारियों के अधीन अध्ययन किया।
मतलब वो वॉन्डरिंग स्टूडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत देश में जैसे योगी लोग वॉन्डर करते हैं, एक जगह में रहते नहीं है, वो अलग अलग गांव में शहरों में जाते रहते हैं, अपना प्रचार करते जाते हैं। उसी तरह पैथागोरस भी वो ओरिजिनली वो यूरोप का व्यक्ति है, मिस्र का ग्रीक व्यक्ति है, परंतु वो यहाँ पर मिस्र देश में आता, इजिप्ट में आता। आखिरकार मेम्फिस के ताहा के मंदिर में बस गया, इजिप्ट में आके वो बैठ गया। वहां उन्होंने मिस्र के महायाजक सोनिक्स के अधीन में दीक्षा संस्कार करवाया और पवित्र रहस्यों का सिखाया गया था। वहां पर मिस्र देश के बहुत सारे तत्व ज्ञान है, बहुत सारे जो रहस्यमय प्रकार की क्रिया हैं, कृतियां हैं, और अभी भी मिस्र देश के ऊपर का बहुत सारा जो स्टडीज होते जा रहा है, उनका अनेक प्रकार का जो विषय गुप्त रूप में रखा हुआ है। तो इन बातों को वो सीखा, मैजिक और सारी बातें। बाइबल को पढ़ने वाले भी आपको पता है कि मूसा के समय में ये मिस्र देश में ऐसा ज्योतिष थे और जादू टोना करने वाले थे, मैजिक करने वाले थे, और वो लोग मूसा के समान और हारून के समान, उनके समानता में कई अद्भुत चमत्कार भी किया, जो एक्चुअल देखा जाए तो परमेश्वर के शक्ति के अलावा नहीं हो सकता करके अपन सोचते हैं। जैसा कि लाठी नीचे फेंका तो सांप बन गया, वो जो चमत्कार को मिस्र देश की पुजारियों ने भी किया, मैजिशियंस ने भी किया। तो ये सारे शास्त्रों को उसने सीखा। ओके, ये है टेम्पल ऑफ था मेम्फिस में, ये टेम्पल है, आज उसको टूटा हुआ स्थिति में है, उसको संभाल के रखे हैं। अब मिस्र में जाएंगे तो मिल सकता है। मिस्र में कुल 22 वर्ष के बाद 22 इयर्स उसको ट्रेनिंग मिला, जब फारसी राजा दूसरा कैम्बिस द्वारा मेम्फिस को लड़ाई में हरा दिया गया था। मेम्फिस को उसने पकड़ लिया, उसको रोंद डाला, तो पैथागोरस वहां पे बंदी बनाकर बाबिलोन में उसको लेके गए। मतलब अभी मिस्र देश में 22 साल हो गया, बाबिलोन में वहां बंदी बनाकर गया। ये है वो कैम्बिस का जो चित्र जो आपको मिलता है, दूसरा कैम्बिस करके कहते हैं। बाबिलोन में पैथागोरस लगभग 12 वर्षों तक कसदियों की पुजारी वर्ग के साथ अध्ययन किया। 22 वर्ष मिस्र देश में, इजिप्ट में, और 12 इयर्स वो बाबिलोन के चैलिडियन मैगाई, मतलब यीशु मसीह के जन्म के वक्त में जो ज्योतिष लोग आए करके अपन बाइबल में पढ़ते हैं, वो इस प्रकार के, इस कुल के या इस प्रकार के पुजारी लोग हैं जो तारा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ज्योतिष लोग हैं। उसी प्रकार ये जो परंपरा है काफी प्राचीन है, और भारत देश उसके लिए जड़ है, मूल है, तारागणों के बारे में पढ़ना और ज्ञान को रखना। तो ये कसदियों की पुजारी के साथ में रहा। और देखिए इसके बाद 56 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रचार करने के लिए सोमोस में वापस आया। ये बाबिलोन का जो नगर है, इसको रिक्रिएट किया गया। ये भी बहुत ही प्राचीन एक शहर है, और कई संस्कृति यहाँ पर उठा और खत्म हो गया। इस प्रकार की बहुत ही एक विशेष एक क्षेत्र था, एक नगर था। तो यहाँ पर वो अपना समय को बिताया 12 साल, और उसके बाद वो सामोस में आया। सामोस आपको तुर्की में है, और वहां एक छोटा सा, तुर्की के बाजू में एक छोटा सा वो एक टापू है, इट्स एन आइलैंड। और वहां से उसने एथेंस में आया, मतलब अथेने करके हम पढ़ते हैं, वहां वो ग्रीस का एक बहुत ही विशेष एक शहर है। ओके, पैथागोरस ने विश्वास किया और सिखाया भी कि सभी जीवन निर्जीव पदार्थ से निर्माण होता है। देखिए उसका जो विचार आपको देखते हैं कि सभी जीवन जितना भी आपको मिलता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, निर्जीव पदार्थों से निर्माण हुआ है। थियोफिलस से थियोफिलस ने ऑटोक्लिस के लिए किताब लिखा था, कई किताबें, उसमें पुस्तक 3 और अध्याय 26 में लिखा हुआ है, न ही संसार नहीं बना हुआ, न ही सभी चीजों का निर्जीव पदार्थ से निर्माण हुआ है, जैसे पैथागोरस और बाकी के लोग सपने देखते हैं। लेकिन वास्तव में सारी चीजें परमेश्वर के नियम द्वारा बनाया गया और प्रबंधित है। तो ये जो व्यक्ति है, एक मसीह व्यक्ति है, थियोफिलस, ऑटोक्लिस के लिए लिखते समय में पैथागोरस और उसके अनुयायियों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पैथागोरस का विचार क्या था, वो क्या सोच रहा था, या उसका सिद्धांत क्या है। सारे जीव निर्जीव पदार्थ से निर्माण हुआ है। ब्राह्मणों के प्रभाव पे, मतलब भारतीय ब्राह्मणों के, जो मैं आपको योगी करके बताया, पैथागोरस का पुनर्जन्म के विश्वास द्वारा दिखाई देता है। पुनर्जन्म का विश्वास पैथागोरस किया था। उतना ही नहीं, वो एक तपस्वी था और एक शाकाहारी था। शाकाहारी से क्या संबंध है? ब्राह्मणों का मानना था, पहले तो वो लोग सब कुछ वैदिक
वैदिक रूप में सब जो बलि चढ़ाया जाता है उसमें वो सब कुछ खाते थे, परंतु कुछ समय के बाद उसमें उन्होंने एक सिद्धांत निकाल दिया, इसको ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स करके कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा चली जाती है, तो ये उनका मानना था, आत्माओं को स्थानांतरण जानवरों के शरीर में होता है, इसलिए मांस खाना मना है। तो वो बात को pythagoras भी स्वीकार किया था। ओके, ऑल्दो एरिस्टोटल, इसके बाद में अरिस्तुस करके जो जिसके बारे में पढ़ते हैं, अरिस्टोटल वाज अ डिसाइपल ऑफ प्लेटो, मेनी ऑफ हिज आइडियाज कैन बी ट्रेस्ड टू pythagoras एंड द pythagoreans। अरिस्तु मतलब अरिस्टोटल प्लेटो को शिष्य रहने के बावजूद उसके कई विचारों को pythagoras और pythagoras के अनुयायियों की शिक्षाओं में पाया जा सकता है। मतलब pythagoras इसका सभी चीजों का आरंभ कर दिया है। ये पहला व्यक्ति है जो एक पश्चिमी व्यक्ति है, तत्वज्ञानी है, जो भारत की विचारों को अपनाया। कहां कहां से अपनाया? दो जगह, एक है मेम्फिस मतलब मिस्र देश में, दूसरा बेबीलोन मेसोपोटामिया में। तो यहां से वो सीख कर वो यूरोप में चले जाता है। तो यहां आपको एक और जो तत्वज्ञानी है अरिस्टोटल, अरिस्तुस करके कहते हैं, वो प्लेटो का एक शिष्य होने के बावजूद pythagoras की अनेक शिक्षणों को उसने स्वीकार किया। देखिए क्या कहता है अरिस्तुस ने, pythagoras की विचारों को प्रतिध्वनित किया और निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति की वैज्ञानिक समझ के विषय कहा। अन्य रक्तहीन जानवर वास्तव में उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनकी अपनी संतान नहीं। जो भी पैदा होता है लिंगों के मिलन से नहीं होता, लेकिन सड़ा हुआ मिट्टी और मल मूत्र से होता है। देखिए ये उसका ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे जानवर निर्माण हुए, जानवर कैसे पैदा हुए। उसके बाद एक और व्यक्ति है, उसका नाम टेलस। टेलस ये 625 से 540 ईसा पूर्व में रहते थे। मतलब ये जैसा कि ईसा पूर्व की बारे में अपन बात करते हैं तो वो उल्टा गिनती होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, pythagoras की समकालीन व्यक्ति था, ये कंटेम्पररी। pythagoras ने भारतीय दार्शनिकों के तहत सीखा और सिखाया कि अनंत ब्रह्मांड जो है वो भगवान है। मतलब जैसे भारत देश में विचार था, ये ब्रह्मांड ही ईश्वर है, भगवान है, ब्रह्मा है, ऐसा करके वो pythagoras भी सिखाता था। ओके, परंतु टेलस ने थोड़ा उससे अलग होकर क्या कहा, इस सोच से अलग हो गया और सिखाया कि सभी चीजें प्राकृतिक प्रक्रियाएं, बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से खुद से पैदा हो सकती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि पानी एक पहला तत्व है और सारा जीवन इसी से उत्पन्न हुआ है, मतलब पानी से आया है करके वो कह रहा है। ओके, टेलस के बारे में लिखा हुआ है, क्लेमेंटी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देख लीजिएगा। टेलस जन्म से ही एक फिनिशी था और कहा गया कि मिस्रियों की भविष्यवक्ताओं के साथ संगति करता था, जैसे कि pythagoras ने भी किया था। उन्होंने कसदियों और उनकी पुजारियों के प्रमुख के साथ बातचीत करता था और उसने जो आम सभा मंडप बनाया रखा था उसमें उसने कलीसिया का संकेत दिया था। मतलब चर्च वहां पर ऑलरेडी बन चुका था अलेक्जेंड्रिया में, तो वहां पर इन विचारों को उस सभा में उन्होंने सभी लोगों के सामने कलीसिया के विरोध में उसने कहता है। ओके, एक और जो सिद्धांतवादी है अनाक्सिमांडर कहते हैं, ये अनाक्सिमांडर जो था टेल्स का साथी या शायद एक शिष्य भी हो सकता है। ये याद करें कि डार्विन ने अपने किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उत्पत्ति के मूल के 6वें संस्करण में स्वीकार कर लिया था कि उनके सिद्धांत को प्राचीन तत्वज्ञानियों ने पहले से इंगित कर दिए थे। देखिए अब ये बात को याद रखिएगा, उसके पहले 5 एडिशन में उसने नहीं लिखा, 6वां एडिशन में लिखा। तो अनाक्सिमांडर भी उसका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। अनाक्सिमांडर ने डार्विन से 23 शताब्दियों के पहले सिखाया था, 2300 ईयर्स बिफोर। देखिए 23 सेंचुरीज बिफोर। ओके, सिखाया था कि मनुष्य मूल रूप से मछली की तरह जीव थे करके वो कहता है। इसके अलावा उसने सिखाया कि सूर्य से निकलने वाले नमी से पशु जीवन की शुरुआती रूप अपने आप आया है करके वो कहता है। इसके बाद एक और व्यक्ति है एम्पोडेक्लेस करके कहते हैं, ये 490 से 430 के बीच में रहा। ये क्या कहता है, क्या विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता था और यह विचार pythagoras से ले लिया था और इस प्रकार खुद का वर्णन उसने किया।
खुद का वर्णन एम्पोडोक्लेस करता है, देख लीजिएगा। निश्चित रूप से मैं युवा और युवती दोनों था। क्या कह रहा है? मैं निश्चित रूप से मैं युवा और युवती दोनों था, और जाड़ी पक्षी मछली सागर से भटका। आई वॉज बोथ यूथ एंड मेड श्रब बर्ड फिश फ्रॉम ओशन स्टेट। मतलब पानी से मैं भटका और बाहर आया, और पेड़ था, मछली था, पक्षी था, और जवान लड़का भी था और युवती भी था। ओके, और क्या कह रहा है? उन्होंने कहा कि सभी आत्माएं हर प्रकार के जानवर में बदलती है। वो इस बात की विश्वास करने वाला भी था जिसे बाद में निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन इंग्लिश में कहते हैं, वो कहा गया था। उसका कहना है कि जानवरों की सदस्यों का बड़ा हिस्सा घटनाक्रम से उत्पन्न होता है, बाई चांस होता है। उसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं, सृष्टिकर्ता नहीं, कुछ भी नहीं, बाई चांस सब कुछ हुआ है। और एक और जो तत्वज्ञानी है, डेमोक्रिटस है, ईसा पूर्वी 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य में रहता था। उन्हें अक्सर उसको क्या कहते हैं? इज द फादर ऑफ एटॉमिक थियरी करके कहते हैं, परमाणु सिद्धांत का पिता करके डेमोक्रिटस को कहते हैं। उनका मानना था कि परमाणु अपने आप से अस्तित्व में आया या अनंत था, और अनियमित ढंग से ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसके पीछे कोई बुद्धिमान व्यक्ति या शक्ति की आवश्यकता नहीं। अपने सिद्धांतों को विकसित करने के लिए उन्होंने प्राचीन भारत के योगियों के साथ, और मिस्र में पुजारियों के साथ, और बाबिलोन में ज्योतिषियों और पुजारियों के साथ विचार विमर्श किया। तो हर जगह आपको वो बात आ जाता है कि भारत देश के योगी विचारों के बिना, सिद्धांत के बिना, इनमें से कोई भी व्यक्ति ने अपने इस विचार को, मतलब जो क्रमिक विकास के जो मूल तत्वों को पाया नहीं। और क्या कहता है? उन्होंने ये भी सिखाया कि भाषा जानवरों की तरह गुड़गुड़ाने से और रोने से विकसित हुआ। उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भाषा तत्व सिद्धांत उन्होंने लेके आया, थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, डेमोक्रिटस का कंट्रीब्यूशन है। वो कहता है कि जानवरों के उस आवाज की तरह मनुष्यों का भी गुड़गुड़ाना, रोना, चिल्लाना, आवाज करना, फिर उसी से भाषा निर्माण हुई है। आप कुछ चित्र में, मूवीज में देखे होंगे, जैसे स्टोन एज मैन प्रकार, जो बंदर जैसे दिखने वाला मनुष्य ऐसे इशारा से या आवाजों से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक और तत्वज्ञानी है एपिकूरस, जो 4थे शताब्दी में रहा। ये क्या कह रहे हैं कि परमाणु से ब्रह्मांड का गठन के लिए अनियमितता का विश्वास किया था, रैंडम चांस से ये सारा जो ब्रह्मांड निर्माण हुआ है परमाणु से करके कहता है। पिथागोरस और वैदिक ब्राह्मण्स, इसके बारे में क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, क्लेमेंट जो है वो एक मसीह व्यक्ति है, वो अपने किताबे में लिखे रखा है, 3री शताब्दी के। पिथागोरस गलाते और ब्राह्मणों का सुनने वाला था। ही वॉज अ हियरर, उनकी बातों को सुनने वाला। पिथागोरस ने व्यापक रूप से यात्रा की, मिस्रियों, असीरियों और यहां तक कि ब्राह्मणों की गूढ़ शिक्षाओं को अध्ययन किया। ये पिथागोरस का जो जीवन चरित्र लिखने वाला बायोग्राफर है, लैम्ब्लिकस करके उसका नाम है, उसने लिखा है पिथागोरस ने कहां से सिद्धांत को पाया है। ठीक है, ये नया मॉडर्न एज का, मॉडर्न समय का कुछ सिद्धांतवादियों ने क्या कहा है। सर विलियम जोन्स, कल भी मैंने उनका नाम बताया, वो इंडिया में चीफ जस्टिस रह चुके, बहुत बड़ा मैजिस्ट्रेट रह चुके, वो संस्कृत स्कॉलर थे। वो क्या कहा, यूनानी पिथागोरस दर्शन और संख्या संप्रदाय, भारत देश का संख्या जो संप्रदाय जो है, इसके बीच समानताएं बहुत ही स्पष्ट है, इट्स एन ऑब्वियस अंडरस्टैंडिंग करके वो कहते हैं। ओके, प्रोफेसर एच जी रॉलिंसन ये कहते हैं, ये अधिक संभावना है कि पिथागोरस मिस्र से ज्यादा भारत से प्रभावित था। पिथागोरस द्वारा सिखाया गया लगभग सभी सिद्धांत, देखिए ये कोई साधारण लोग नहीं है, पूरे विश्व में उनको मानते हैं। वो क्या कह रहे हैं, धार्मिक, दार्शनिक और गणितीय, मीन्स रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, मैथमेटिकल, कोई भी सिद्धांत हो, भारत में ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी से, 6th सेंचुरी बीसी से ही ये बिल्कुल सभी लोगों के लिए जाना हुआ एक विचार है करके वो कहते हैं। प्लेटो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो सोक्रेटिस का शिष्य था। उन्होंने पिथागोरस के सभी किताबें खरीदी
और वो क्या कहता है, ये ऐसे सिद्धांत है जिन पर जीवित प्राणी बदलते हैं और दूसरे रूप में बदल गए हैं, जिसे परिवर्तन कहते हैं। ये समझ या मूर्खता के नुकसान या लाभ पर निर्भर करता है। डायलॉग्स ऑफ प्लेटो करके किताब है जिसमें बहुत जानकारी आपको मिलता है, वो यही विषय को कहता है। और भी प्लेटो के अलावा और भी जो लोग हैं, हेराक्लिटस, पैथागोरस, सोक्रेटिस, ये सब लोग कहीं ना कहीं भारत देश के इस सिद्धांत को ही घोषित किया है, वो उन्होंने अपने शब्दों में बताया। हेराक्लिटस उदाहरण के लिए आप देखिए, एवरीथिंग केम फ्रॉम फायर, सब कुछ आग से आया करके कहते हैं। और एक अलेक्जेंड्रियन फिलोसोफर है, वो 3री शताब्दी के, उसका नाम है अमोनियस सक्स करके कहते हैं। वो क्या कहा है, उन्होंने ये कहा, प्लेटो और अरस्तुस की अनुयायियों के दार्शनिक दलों को मेल मिलाप कराने की काम किया है। उन्होंने पैथागोरस के जो विचारों को मानने वालों में जो 2 डिवीजन हो गया था, एक प्लेटो के और एक एरिस्टोटल के, उन दोनों अनुयायियों को एकत्रित लाया कि ये जो प्रकृति इस तरह से अपने आप को प्रकट करती है और क्रमिक विकास के मूल तत्वों को उन्होंने और आगे बढ़ाया। उसको अधिकतर लोग ये समझ लेते हैं कि नियो प्लैटिनिज्म, नए प्लैटिनवाद, प्लेटोवाद के लिए वाद के लिए ये एक महत्वपूर्ण एक पिता के रूप में या स्थापक के रूप में इसको मानते हैं। ठीक है, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि भारत देश से ही यूनान देश में, मतलब ग्रीक देश में, यूनान सिद्धांतवादियों के पास में ये सारा तत्व पहुंचा है। अभी अपन यहां से वो कैसे इंग्लैंड पहुंचा है वो कल अपन देखेंगे, प्रार्थना करेंगे।